नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो ये है कि जनाब बजट के बारे में गुफ्तगू बहुत हुई, बहस बहुत हुई, लेकिन मेरे ख्याल से जो ये इतलाक होगा फाइनेंस एक्ट का वो असल शक्ल दिखाई देगी इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड कि आखिर वो जो बजट हमने अनाउंस किया था उसके क्या क्या असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान की मईशत पर, और बैकग्राउंड में क्या क्या हो रहा है वो आपके सामने। डॉलर जो है वो मजबूत हो चुका है और रुपए की बहुत पिटाई लगी है। रुपया जो है बहुत कमज़ोर हो गया है। सारे मईशतदान परेशान है, एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है और हम मज़ीद हैं कि जनाब हम एक्सपोर्ट्स को एक बूस्ट देने के लिए जो है वो डॉलर को मजबूत कर रहे हैं, रुपए को कमज़ोर कर रहे हैं। ताहम हमारी इससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी बढ़ जाएगी कि ये सिर्फ वन टाइम शायद बेनिफिट हो कुछ एक्सपोर्टर्स के लिए, उसके अलावा कुछ कह नहीं सकते ज़्यादातर माहिरीन का, तज्ज़ियाकारों का ये ख्याल है। इसके साथ साथ जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है उनकी, जो मैं कहूँगा कि उनकी कीमतों में होशरबा इजाफा हम देख रहे हैं और बड़ी क्विकली वो एस्केलेट करेंगी आपके सामने। जब कीमतें बढ़ जाएंगी तो उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर हमें दिखाई देंगे। मैं अमूमन कोशिश करता हूं कि मैं अपनी राय को बहुत ही महदूद रखूं प्रोग्राम के अंदर, इसीलिए जो कुछ मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, तज्ज़ियाकारों और माहिरीन से समझता हूं उसी को बयान करने की कोशिश करता हूं। जो कुछ मैंने देखा है ज़राए अबलाग में, जो कुछ पढ़ा है किताबों में, और उसके अलावा जो मुख्तलिफ जरीदे वगैरह देखता रहता हूँ, उसके जो पस मंज़र के अंदर आपके सामने इस बहस को पेश कर रहा हूँ। पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है उसकी भी हालत बड़ी नाजुक है। हालात जो पाकिस्तान के मईशत के हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इंटेलेक्चुअल करप्शन की वजह से हमारे मुल्क के अंदर 5 साल राज जो हैं वो सही से सामने नहीं आ सके और हमें तरक्की के बुलंदो बांग दावे दी, और ये बुलंदो बांग दावे जो हैं अब धरे के धरे रह गए। आपने खुद देखा होगा टीवी के ऊपर, मैं भी थोड़ी देर पहले चैनल पर मनाजिर देख रहा था अपने, और मैं यही देख रहा था कि जनाबे वाला लाहौर में बारिश पड़ी और सड़कों में शगाफ पड़ गए, और उसके अलावा जो है हालत बुरी हो गई। और जनाब वो लोग मजाकिया तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर जब से लगाना शुरू हुए हैं, पंजाब के अंदर जो बारिशें, कराची में भी तवक्को है कि बारिश होगी, फिर उसके बाद आपको एक्सपोज होकर सामने आएगा कि कितनी तरक्की हुई। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू हैं डॉक्टर अशफाक हसन साहब, बहुत ही मारूफ मईशतदान है मुल्क के। सर आपको वेलकम करता हूँ शो में। थैंक यू डॉक्टर अशफाक हसन साहब, मेरे जहन में तो उभरते बहुत सारे सवालात हैं। मामलात जो है वो उस नहज पे पहुंच चुके हैं जहां जो है मेरे ख्याल से ख़तरे की घंटी बज चुकी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा, मैं ये जानना चाहूँगा ये जो इक़दामात हुकूमत ले रही है या लेती जा रही है, आपने देखा उसमें डॉलर की कदर में इजाफा होता चला गया। ये तो कह रहे हैं कि मैते माली हैं, हमें तो पता ही नहीं कुछ के क्या हुआ, लेकिन बहुत सारे माहिरीन ऐसे कहते हैं कि इनको बिल्कुल पता था कि क्या हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर इजाफा इन्होंने कर दिया, वो शायद इनका कहना यह है कि मजबूरी है, बैनुल अक़वामी सतह पर कीमतों में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा एमनेस्टी स्कीम के अंदर भी जो है वो शायद खातिर खा नताइज नहीं आए, लेकिन जिन लोगों ने बेनिफिट उठाना है वो बार बार इसका ट्रम्पेट बजा रहे हैं कि जनाब एमनेस्टी स्कीम बहुत अच्छी है, चंद हज़ार लोग होंगे। तो मुझे इस पस मंज़र में आप ये बताइए कि इस पस मंज़र के अंदर पाकिस्तान की मईशत कैसी दिखाई देती है आपको? सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि ये जो केयर टेकर रेजीम है ना जी, ये पिछली रेजीम की एक कंटिन्यूएशन है, और ये मैं काफ़ी दिनों से, जब से ये आए हैं जी, उसके हफ्ते दिन के बाद से जब हरकत और सकनात जब देखे हैं, तो मेरा ये व्यू जो है वो मजबूत से मजबूत हो रहा है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि केयर टेकर भी अपने ही एक्ट के ज़रिए से मेरे जो खदशात हैं उसको और मजबूत किए जा रहे हैं। आज आपने अखबार में देखा होगा एक हेडलाइन लगी हुई है जी, ट्रिब्यून में, फाइनेंस मिनिस्ट्री इंस्ट्रक्ट एसबीपी एंड ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान टू ब्लॉक गवर्नमेंट चेक्स। क्यों कहा गया है? क्योंकि बजट का खसारा बढ़ जाएगा। 30 जून को जो चेक लिखे गए हैं जी, अगर ये कैश हो गए तो बजट का खसारा अभी तो एक्सपेक्टेड है कि 7% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा होगा, ये अकॉर्डिंग टू दार साहब डेफिनेशन। ये मेरे हिसाब से ये 8.5-9 के करीब पहुंच जाएगा, जो डेफिनेशन 2012-13 में था, कंसिस्टेंसी अगर मेंटेन करें तो। जी जी, तो भाई आपको अल्लाह मियाँ की मार है कि आप चेक रोक रहे हैं और आप बता रहे हैं कि नहीं, बजट का खसारा नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। तो ये तो गैर सियासी लोग हैं ना भाई, ये जो है दावा तो यही है, सामने उसी तरीके से रखे ना आप। हाँ, दावा तो यही है कि गैर सियासी होने चाहिए या नॉन पार्टिसन होने चाहिए। जी, तो ये अपने एक्ट से तो साबित कर रहे हैं कि इट इज अ कंटिन्यूएशन। तो मैं वैसे आपसे जिक्र करना चाह रहा हूँ, माजी के झरोकों में वर्किंग रिलेशनशिप तो रही होगी शमशाद साहिबा के साथ,
तो आपकी बात को बड़ा वजन दिया जाता है इस्लामाबाद में भी, पूरे पाकिस्तान में भी, तो आप उनसे भी जरा एक टेलीफोन करके देखें, बार बार एक चीज को कह रहा हूं कि जो तेल की कीमतें आप जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं, सिर्फ ये आवाम को नहीं, पाकिस्तान की मईशत को भी बर्बाद कर देंगे। क्यों कह रहा हूं मैं? जी। 3 तरह से तेल की कीमतों पे अटैक हो रहा है। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बढ़ गई, दूसरा हमने एक्सचेंज रेट की डिप्रिसिएशन से उसके लैंडेड कॉस्ट को बढ़ा दिया, और तीसरा हमने टैक्स रेट भी बढ़ा दी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे। तो आप सोचें कि पहले एक बैरल अगर आप फर्ज कर लें कि $1 में पाकिस्तान में लैंड करा था, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो आज से 2-3 महीना पहले ये 108-109 रुपए लैंडेड कॉस्ट पे आ रहा था। उस पे फिर टैक्स जो लगता था वो उस पे लगता था। अब वो 125 पे लैंड करेगा, वही $1 वाला। तो अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि वो हमने तेल की कीमतें जो $1 से $1.5 हो गई हैं, मैंने उसको नहीं काउंट किया, मैं वही $1 रख रहा हूं, लेकिन अब एक्सचेंज रेट 124-25 के करीब अगर है तो लैंडेड कॉस्ट उसका 125 हो गया। उस हायर बेस पे फिर हायर टैक्सेशन लग रहा है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ गई हैं। और ये न सिर्फ आवाम को इसके बुरे असरात इस पर पड़ेंगे, मईशत तो पहले ही तबाह है, उसको और तबाही करने में बड़ा रोल प्ले करेगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई, हमारे वजारत खजाना के सेक्रेटरी के जो प्रेस रिलीज जारी हुआ कि हमने फुल्ली पास ऑन किया है कंज्यूमर को। जालिमों, जब तेल की कीमतें नीचे आई थी उस वक्त फुल्ली पास ऑन क्यों नहीं किया था? उस वक्त तो टैक्स को बढ़ाकर आपने रेवेन्यू हासिल कर लिया। तो यार, जब अब तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं तो उसी प्रिंसिपल से दुनिया में ये होता कि आप टैक्स रेट को भी कम करते हैं। जो उस वक्त आपने कमाया था, अब उसमें से थोड़ा आवाम को रिलीफ दे रहे होते हैं आप। लेकिन सर अमूमन केयरटेकर्स जो है ना, उनसे जितने तो पास ऑन करना है फुल्ली। सर जितने अनपॉपुलर डिसीजंस करवाने होते हैं ना, वो अमूमन केयरटेकर से करवा लेते हैं, और तमाम गवर्नमेंट्स जो हैं वो उसको डिसोन कर देती हैं बाद में। नहीं, लेकिन उनको अप्लाइड रखती हैं, ऐसा मेरा ख्याल है। मे बी आई एम रॉन्ग। नहीं, आपका ख्याल अपनी जगह पे, लेकिन ये है कि मैं समझता हूं कि ये इस वक्त जो वजारत खजाना है, आपको तो अंदाजा नहीं होगा, मैंने उस बिल्डिंग में 11 साल गुजारा है। जी। इतने कमजोर सतह पे मैंने कभी भी नहीं देखा था वजारत खजाना को। यकीन से मैं 200% कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहा हूं भाई। देखें, मैं आपके सामने कभी नहीं था। सर आपके सामने एक नुक्ता रखना चाहूंगा। कमजोर होगा तो उसकी पॉलिसी भी तो कमजोर होगी ना भाई। सर मैं आपके सामने एक नुक्ता रखना चाहता हूं। लोग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड इंटेलिजेंशिया तो बहुत ज़्यादा जज्बाती हुई थी। ये तो चाह रहे थे कि स्टेट बैंक का कोई साबका गवर्नर जो है उसको वजीर आजम लगा दिया जाए। इस हद तक ये डेस्परेट हुए थे। और जो अभी वजीर ख़जाना है, इनके लिए भी लॉबिंग ये हो रही थी कि शायद गालिबन यही या कोई और साबका स्टेट बैंक के गवर्नर जो हैं उनको वजीर आजम बना दिया जाए। तो आप कह रहे हैं कमज़ोर कर रहे हैं, लोगों के जहन में तो तासुर ये था। और सेकेंडली, एक साबिक गवर्नर स्टेट बैंक को, मैं वजारत खजाना कहता हूं तो सिर्फ एक फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होता है। जी। फाइनेंस मिनिस्टर तो बेचारी बहुत काबिल है, मैं तो नहीं कहता हूं कि, मैं तो, मेरी कलीग रही है, बहुत काबिल है। लेकिन जब आप 10 साल मुल्क से बाहर रहे ना, तो पुलों के नीचे से पानी 10 सालों में बहुत बह चुका होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको फिर ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा नहीं होता है। Yes. आप तो हेलीकॉप्टर से उतर गए, आपको नहीं पता कि 10 सालों में क्या तबाही मच गई है। yes. सिस्टम कितना कमजोर हो गया है। बिल्कुल 10 साल पहले वाला वजारत खजाना नहीं है जो आज अब उन्हें मिला होगा। तो आपके ख्याल से आउटसाइडर कभी जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि एक आउटसाइडर को आप स्पेशल असिस्टेंट टू फाइनेंस मिनिस्टर बना दें यार, ये कभी नहीं हुआ। और ये सिर्फ हमें नहीं सरप्राइज किया, जो मिनिस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं वो खुद हैरान हो गए कि हुआ कहां से ही है, ये कैसे हो गया कि जो मिनिस्ट्री के लोग हैं उनमें से कोई पसंद नहीं आया, न लगाया गया उनको। अब ये फाइनेंस मिनिस्टर तो बेचारी बाहर से आई हैं, उनको क्या पता कि कौन स्टाफ क्या है यहाँ पर। सर कंपल्शंस होती हैं, मजबूरियां होती हैं। आपने 11 साल गुजारे उस दफ्तर में, आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर भी इंपोर्टेड आया था हमारा, जिस दौर में आप थे उस ज़माने में। फिर उसी फाइनेंस मिनिस्टर इंपोर्टेड टैक्स फ्री प्राइम मिनिस्टर को, फिर फाइनेंस मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर भी बना दिया गया था। तो सर मजबूरियां होती हैं, कंपल्शंस होती हैं,
और फिर उसके बाद फिर आज देखें वो इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर जो थे वो एक्सपोर्ट भी हो गए, और उसके बाद उनको मुशर्रफ का चेहरा या तस्वीर दिखाई जाती है तो कहते हैं मैं इन्होंने नहीं पछाणिया। तो ये तो सब दुनिया के असूल हैं, क्या करें? दीज आर कंपल्शन। क्या कहते हैं आप? देखो यार, अगर कंपल्शन के बेसिस को मुल्क चलाना है तो फिर ऐसे ही चलेगा ना भाई। फिर डोंट कंप्लेन कि जो मईशत तबाह हो गई है, फलां तबाह हो गया है, ये बर्बाद हो गया। फिर नो, वी शुड नॉट कंप्लेन। अगर कंपल्शन ही है और कंपल्शन ने डोमिनेट करना है तो हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए। ये जिस तरीके से चल रहा है, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ये शायद कल से आज बेहतर है। ये आप अगर जहन में हम रख लें कि जो कल जो आएगा उससे आज हमारा आज बेहतर है, तो आप बड़े आराम से रहेंगे। और फिर आप अपना ये प्रोग्राम भी अब फिर बंद कर देंगे कि जब सभी ठीक है तो हमने प्रोग्राम करके शोर क्या मचाना है। नहीं सर, मैं तो पॉजिटिव प्रोग्राम करता हूं, लेकिन मेरी पॉजिटिव की डेफिनेशन जो है वो इकोनॉमिक्स की किताब से ली गई है, यानी कि हकायक पर मबनी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि चलें ठीक है, ये बात आपकी सही है कि वी कैन टेक दिस इनटू ए एथिकल डिबेट एंड वी कैन क्वेश्चन देम। डेफिनेटली आपने सही कहा। फिर आज मैं फिर वही बात बताऊंगा, फिर आप मुझे बताएं कि सोल्यूशन क्या है। हमारे पास जो लॉट है लोगों का, आपने उनकी क्वालिटी देख ली है। आप देख रहे हैं सारी सियासी जमातों के एजेंडे पे इकोनॉमिक्स कहीं है नहीं। दे ओनली वांट स्पिन डॉक्टर्स जो कि आए मीठी मीठी बातें करें। फिर आप खुद ही मुझे बताएं कि क्या लोगों की उम्मीद बंधेगी या टूटेगी? आपके सामने ही बात है, आप सारी सियासी जमातों को देख रहे हैं। दे डोंट हैव अ प्लान, यू नो, दे हैव डायनेमिक पीपल बट दे डोंट हैव अ प्लान। 200% मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं। और मुझे हैरानी भी है, मैं बहुत सारे चैनल के प्लेटफॉर्म से ये बोलता भी रहता हूं कि पाकिस्तान में देखें, अगर 3 बड़ी पार्टियां अगर आप रखते हैं, इन 3 बड़ी पार्टियों में से अगर पीटीआई ले लें, पीएमएल-एन को ले लें, पीपल्स पार्टी को ले लें, ये 3 बड़ी पार्टियां हैं। इन तीनों पार्टियों में, ये नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, इनसे कहें कि जी आप पांच आदमी बता दें जो अब प्रोफेशनल जो है आपके पास मौजूद हैं, कि जब आप पावर में आ जाएंगे तो ये आपकी टीम इकोनॉमिक्स की मौजूद है। सर इनके पास बंदे ही नहीं है। 5 आप कह रहे हैं, एक गिनवा दें, बड़ा मुश्किल है। एक प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट गिनवा दें। एक भी आदमी नहीं है। नहीं। क्या ये 200 मिलियन की आबादी में कोई इकोनॉमिस्ट नहीं पाकिस्तान में बैठा हुआ? ये आते हैं जब तो पकड़ धकड़, उसको बना, बिल्कुल सब स्टैंडर्ड लोगों को फिर लगाएंगे तो बाबा सब स्टैंडर्ड ही रिजल्ट आएगा। फिर जो आपका पर्पस जो है मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करना नहीं होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप एक एकेडमिक भी हैं, एकेडमिक एक पोजीशन भी रखते हैं। आपके पास आई ये बात करने के लिए, या यू हैव हर्ड कि ये और किसी एकेडमिक के पास गए? क्योंकि ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के पास जा रहे हैं जिनकी विजन को मैं कंटेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने देखा होगा कि मलेशिया के अंदर उन्होंने काउंसिल ऑफ एमिनेंट पर्सन बना दी। उसमें इकोनॉमिस्ट भी हैं, ऐसे लोग हैं जो कि बिजनेसमैन भी हैं। तो आपने इनको देखा है पॉलिटिकल पार्टीज को कि इन्होंने किसी एकेडमिक पोजीशन के ऊपर लोगों को से कोई गाइडेंस लियो? मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारे लोग रोज CNN देखते होंगे। जी जी। और CNN पे भी देखते होंगे कि इस इश्यूज पे किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जी को बुलाते हैं वो लोग। जी जी बिल्कुल ठीक है। और जब नई एडमिनिस्ट्रेशन जब उधर आती है तो फिर आप देखें कि यही जो प्रोफेसर हजरात ये एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। जी जी। और फिर जब ये हुकूमत जाती है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से निकलकर अपने एकेडमिक से वापस चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए वो दुनिया में आज सुपर पावर है। जब हम अपने मुल्क में जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सब स्टैंडर्ड पे बिलीव करेंगे, तो सब स्टैंडर्ड रिजल्ट निकलेगा ना भाई। आम के दरख्त से आपको लीची तो नहीं मिलेगा। अच्छा, यहां पर फिर मैं एक इंट्रोस्पेक्शन वाला पॉइंट आपके सामने रखता हूं। अशफाक साहब, आपको मौका मिला, चलो आपने एग्जीक्यूटिव पोजीशन भी इंजॉय की, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन भी इंजॉय की। आपने देखा होगा बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो कि हमारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते हैं वो किताबों पर मबनी नॉलेज पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं, अप्लाइड उनके पास मौजूद नहीं होती, और उसकी वजह से बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। हमारे पास वैरायटी नहीं है और हमारे पास इन द ट्रू सेंस और एसेंस इस वक्त इकोनॉमिस्ट कम हैं। ये तो माने आप। देखो, जब मैं पाइट से आया था ना तो मैं भी एक रिसर्चर था। मेरा सारा जो अटेंशन होता था कि मैंने पेपर पब्लिश करना है, क्योंकि मेरे प्रमोशन का क्राइटेरिया पाइट में ये था कि हाउ मेनी पेपर यू हैव पब्लिश्ड। यस। तो मैं तो पेपर पब्लिश करता था, लेकिन जब मैं आया रियल इकोनॉमिक्स की तरफ में तो एक तो ये था कि आई हैड एन एडवांटेज कि मुझे थ्योरी का पता था। ठीक है।
और मेरे अंदर एक राइटिंग एबिलिटी भी अल्लाह ताला ने दे दी कि तो मैं पेपर पब्लिश कर रहा था। तो ये बाकी चीजें तो आके मैंने मिनिस्ट्री में सीखी हैं कि सिस्टम वर्क कैसे करता है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये जो सेक्रेटेरिएट में फाइलें होती हैं, ये फाइल को बांधते कैसे हैं, ये वो तो मैंने वहां सीखा आकर। तो जब आप लोगों को लाएंगे नहीं, उनको आप लगाएंगे नहीं, वो सीखेंगे कैसे? आसमान से तो नहीं पैदा कराएंगे, वो तो किताब पढ़कर आते हैं, अब पेपर लिख रहे होते हैं, आर्टिकल लिख रहे होते हैं, तो उनको प्रैक्टिकल के बारे में इतना पता नहीं लगेगा। अशफाक हसन साहब, डॉक्टर अशफाक हसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। और हम ये कि हम जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान के ये जो इकोनॉमिक वोज हैं, इनका कोई सोल्यूशन है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम यही कर रहे हैं कि जनाबे वाला हमारे मुल्क के जो माशी चैलेंजेस हैं उनको किस तरह से ओवरकम किया जाए। आपको पता है कि हालात जो है वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन से लोगों ने उम्मीद बांधी हुई है। ताजिर सनतकार तबके की भी बहुत सारी उम्मीदें और तवक्कुआत होंगी। ज़ाहिरी बात है, पिछली मरतबा में भी इन्होंने यही सोचा था कि बिज़नेस फ्रेंडली गवर्नमेंट आएगी वगैरह वगैरह, और आने के बाद इनके हालात बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। उन्होंने भी बिल्कुल जैसे बाकी तबकात को खुश करने के लिए पिछली हुकूमत के पास बहुत सारे लॉलीपॉप्स थे, उन्होंने सबको खुश कर दिया। इसी तरह शायद ताजिर सनतकार बिरादरी को भी खुश करने के लिए इनके दरमियान भी मीठी गोलियों की तकसीम कर दी, और उसकी वजह से ताजिर सनतकार 3-4 साल तो कुछ बोल ना सके। फिर उसके बाद जब आंखें खुली कि पाकिस्तान की मईशत की तहस नहस हो चुकी है और डॉलर जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, रुपए की कदर कहाँ चली गई, तिजारती खसारा आसमान पे पहुँच चुका है, मुल्क की फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार होती रही है, और हमारे यहाँ जो है हम थपकियाँ लेते रहे बेवजह की IMF से, वर्ल्ड बैंक से, जिसका फ़ायदा आवाम को नहीं हुआ। बेरोज़गारी की शरह के अंदर भी कोई ख़ास ऐसी कमी देखने में नहीं आई। इकनॉमिक इंडिकेटर्स का भी बुरा हाल है। तो उसके बाद फिर पूरे पाकिस्तान की और साथ साथ हमारे ताजिर सनतकार तबके की, हमारे मुल्क के इकोनॉमिस्ट और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स को भी अचानक याद आई कि ये मुल्क की मईशत के साथ क्या हो गया है। कर्ज़े लेने के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। और फिर अब मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा, वरना लोगों को ऐसा महसूस होगा कि शायद किसी एक हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। मैं आपको बताते चलूँ, किसी भी सियासी जमात का एजेंडा ऐसा नहीं दिखा कि वो कुछ कर सके। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर FPCCI। सर, आपको वेलकम कर। जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, मेरे जहन में उभरते हुए बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो मेरे जहन में है वो यही है कि मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ कि जनाबे वाला, ये जो आने वाला इलेक्शन है, अब फिर से कोई उम्मीदें तवक्कुआत रखेंगे? सियासी जमातों ने आपके साथ क्या रब्त और क्या राब्ते किए, और उसके नतीजे में कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ डिवाइस की हैं जिससे पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिवाइवल हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो जाएगा, पाकिस्तान कशकोल तोड़ देगा? और इस दफ़ा कौन सा आपको मीठी गोलियों का तोहफा दिया गया, वो हमें भी बताएं ताकि हम नाजरीन तक पहुँचाएँ। देखिए, इलेक्शन जो है, आने वाले इलेक्शन, इसमें कोई भी हुकूमत आए उसको इतने संगीन चैलेंजेस होंगे, और उसको हल करने के लिए मैं समझता हूँ कोई एक पार्टी की हुकूमत जो है मसले मसाइल हल नहीं कर सकती। ये आने वाले दिन में अव्वल तो नजर आता है कि कोalition गवर्नमेंट ही बनेगी। किसी एक पार्टी को इतनी अक्सरियत मिलती हुई नजर नहीं आती कि वो इतने ज्यादा वोट हासिल कर सके कि वो खुद से हुकूमत बनाए। और जो संगीन चैलेंजेस या संगीन मसाइल हैं, उनका मैं आपसे सबसे पहले जिक्र करूंगा। एक तो ये कि एनर्जी की जो सर, ये जो राय आपने दी है कोalition हुकूमत की, ये आपकी ख्वाहिश है या ये हकीकत है? क्योंकि अभी तक तो किसी को कुछ पता नहीं है। अभी देखें, किसी को नजर नहीं आ रहा। कोई, हर पार्टी ये कहती है कि जी, कोई भी पार्टी इस वक्त दावा नहीं कर रही कि वो अपने तौर पे जो हुकूमत बना सकेगी। आपको नजर आ रहा होता है कि मुल्क के अंदर जो भी इलेक्शन का सिनेरियो है, हर चीज स्प्लिट नजर आ रही है, और ये इतने संगीन मसाइल हैं कि कोई एक पार्टी हल नहीं कर सकती। नहीं, हमारे मुल्क के अंदर तो सर अमूमन ऐसा होता है कि 10 बजे इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट भी नहीं आए होते तो लोग मुबारकें ले लेते हैं। शायद मैंने कहा मैं अखज़ कर लूं कि ड्राइंग रूमों के अंदर कोई टॉक हो रही हो कभी कभार। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, मैं बताना चाहूंगा कि वो कौन कौन से मसाइल या चैलेंजेस हैं जो आने वाली हुकूमत को उसको डील करना होगा,
उसमें बढ़ती हुई बिजली और गैस और पेट्रोल की कीमतें, उसके बाद पानी की कमी, उसके बाद आपके गिरते हुए फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स, उसके बाद कि डॉलर की बढ़ती हुई कीमत जो आज 122 रुपए बैंक रेट है और ओपन मार्केट में गालिबन 124 है, फिर उसके बाद ट्रेड डेफिसिट है, उसके बाद ये बढ़ते हुए कर्जे हैं। ये सारी चीजें इतने गंभीर मसाइल हैं कि कोई एक पार्टी इन चीजों को हल नहीं कर सकती। मैं तो समझता हूं कि तमाम पार्टियों को मिलकर बैठना लेकिन होगा। इकोनॉमी एजेंडे पे तो आई ना। देखिए अभी भी मैं देख रहा था कि वो असद उमर साहब कोई आईटी पॉलिसी अनाउंस कर रहे थे, पता नहीं रिजल्ट निकलता है कुछ के नहीं निकलता, दैट्स समथिंग डिफरेंट। बट हाउएवर मैं मतलब ये देख रहा हूं कि सियासी जमातें कोशिश कर रही हैं कि एक दूसरे के ऊपर माशी पॉलिसी के ऊपर भी तनकीद करें। बना रहे हैं कोई पॉलिसी या नहीं, इसके बारे में तो खैर आप ही जज करके बता सकते हैं। देखिए, ये मेरी अपनी सोच और दूसरे बिजनेसमैन की भी यही सोच है कि ये जो भी मुआशी चैलेंजेस हैं सब मिलजुल कर हल होंगे। कोई एक पार्टी मिल कहे कि वो खुद हल कर लेगी, ऐसा नजर नहीं आता। लिहाजा सबको सोचना चाहिए, इन्हें कोई टास्क फोर्स इकोनॉमिक टीम बनानी चाहिए, उसमें अपोजिशन पार्टी के लोग भी हों, रूलिंग पे जो जिसको अक्सरियत मिलती है वो भी हो, लेकिन अपोजिशन के भी लोग हों, सब मिल के बैठें और तय करें कि आइंदा 5 साल के लिए क्या करना है, बजाय इसके कि एक दूसरे की टांगे खींचते रहें और जो आने वाला टाइम है वो भी इसी तरह से ज़ाया हो जैसे कि पिछला टाइम हुआ। तो हमें सबको चाहिए कि आराम से बैठें और जहाँ पैसे पे ज़िया हो रहा है, ज़ाया हो रहे हैं, उसको रोका जाए। उसके बाद गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स को कम किया जाए और हमारा एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की तरफ रुझान होना चाहिए कि हमें एक तो ये कि डॉलर की कीमत जो कम हुई है, इससे रुपीस की कीमत जो डॉलर से कम हुई है, उसका एक सपोर्ट एक्सपोर्टर्स को मिला है कि आपकी एक्सपोर्ट थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई हैं और वो करीब 18-20% के करीब बढ़ रही हैं। वन टाइम होगा सर, ये वन टाइम जुबैर तुफैल साहब, एक दफा हो पाएगा, उसके बाद आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हाई हो जाएगी कि आप कंपैरेटिव नहीं रहेंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं तज्जियाकार। देखिए, उसमें दूसरी बात ये है कि उसमें आपको गैर जरूरी इंपोर्ट्स को भी बंद करना पड़ेगा। आप फल इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको क्या जरूरत है सेब इंपोर्ट करने की या अंगूर इंपोर्ट करने की या नाशपाती या ऑरेंज इंपोर्ट करने की? हुकूमत को चाहिए गैर जरूरी अशिया की बरामद पर जो है। जुबैर तुफैल साहब, इस वक्त एसेंशियल इंपोर्ट्स ही इतनी ज्यादा हैं कि वो शायद आपकी एक्सपोर्ट से ज्यादा कहीं ज्यादा हैं। तो अगर आप नॉन एसेंशियल को निकाल भी देंगे तो आपकी एसेंशियल इंपोर्ट्स, जिसके अंदर ऑयल इंपोर्ट बिल इतना ज्यादा है और आपने रुपए की जो मतलब अब रुपए की इतनी पिटाई लगी है कि उसके बाद अब डॉलर इतना मजबूत हो गया कि हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो फिर बाकी चीजों को तो आप छोड़ ही सकते हैं उसके अंदर। जी देखें ना, हर मुल्क अपने हालात के मुताबिक फैसला करता है। इंडिया जो इतनी बड़ी मईशत है, जो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी कहती है, उन्होंने भी अपना डॉलर 66 रुपीज से 69 कर दिया गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर। तो ये तो हुकूमतों को फैसला करना होता है वक्त को देख के। जब दूसरे मुल्क करते हैं, हमने जो है हम पहले 105 रुपए का डॉलर लेके बैठे रहे 2-3 साल और उसमें कुछ रिजल्ट नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ, आपकी एक्सपोर्ट्स बराबर गिरती चली गई। तो अब हमें कोई ऐसे सख्त फैसले करने चाहिए, गैर जरूरी इंपोर्ट को तो बंद करें। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता चलूं साथ साथ के जो सियासी कायदीन हैं, जैसे इमरान खान साहब भी हैं, वो भी शायद फॉरेक्स रिलेटेड अपनी डिजिटल पॉलिसी वगैरह जो है वो बयान कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मैंने कहा कि कम से कम एक मतलब आगाही आ गई है, ये इस तरह की बातें, बिजनेस की बातें मीडिया पे करने से कम ये आगाही आ गई है कि लोगों में, सियासी जमातों में और सियासतदानों के अंदर भी इस चीज़ का शऊर आ गया कि भाई अब लोग जो हैं वो ज़र मुबादला और पैसों के बारे में और सरमाया के बारे में और इकोनॉमी के बारे में पूछ रहे हैं। तो कम से कम आप नहीं देखते कि सियासतदान जो है जब वोट लेने के लिए अपने हलकों में जा रहे हैं तो उनका कैसे इस्तकबाल हो रहा है। हर जगह में आप देखें कि सियासतदानों को जो इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं उनको मुश्किल सूरत हाल का सामना है, क्योंकि आवाम जो है अब वो ज़बानी वादों से काम नहीं कराएगी। वो चाहती है कि उन्हें कुछ नजर आए, उनकी जिंदगी में बेहतरी पैदा हो। और ये तमाम चीजें तभी हो सकती हैं कि एक तो आप अपना गैर जरूरी जो भी इखराजात हैं उसको कंट्रोल करें, करप्शन पे काबू पाएं, उसके बाद एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। और पानी, देखिए पानी एक बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है जिसको कि हम अभी तक तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन आने वाले दिनों में अगर खुदा न खास्ता आपकी ज़राअत भी मुतासिर हुई तो चीज़ों को हैंडल करना मुश्किल होता जाएगा। अच्छा, पानी के हालात पिछले 10 साल से ख़राब थे और पानी का बहुत बुरा हाल था, लेकिन अभी ये क्यों लहर आई है? इससे पहले एहसास नहीं था कि पानी ज़रूरत है? मतलब ये कि पहले डैम आराम से बन सकता था। आपको पता होगा कि अभी शायद दुबई या लंदन में बैठे होंगे मुशर्रफ साहब, उनको तो फ्री हैंड था, जितने मर्जी डैम बनाए, लेकिन वो कुछ कर नहीं सके। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। मुशर्रफ साहब के लिए एक सुनहरा मौका था कि डैम बनाते,
लेकिन उन्होंने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी और आज हम सब मुश्किल हालात का शिकार हैं। असल बात यह है कि जब तक आप पानी को बचाएंगे नहीं, उसको समुद्र में जाने से रोकेंगे नहीं, आपको चलिए किसी एक डैम के ऊपर इतराज है, उस डैम को छोड़ दीजिए। और भी तो पाकिस्तान में बहुत सारी जगहें हैं, गिलगित बल्तिस्तान में जगहें हैं, वहां पे डैम बन सकता है, दासू डैम, भाषा डैम, ये सब बन सकते हैं। उसके अलावा आप नोटू चाहिए ना उसके लिए, वो है ही नहीं हमारे पास, नोटू ही नहीं है। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मैं वापस आता हूँ, फिर उसके इस आपके साथ बात करूंगा कि जब वसाइल ही नहीं है तो डैम अब ख्याली तो नहीं बन सकते ना, ख्याली पुलाव बना लें या पकोड़े तल लें, ऐसे ही आपको पता है, वो मैं कहना भी नहीं चाहूँगा, नाजेबा बात होती है कि किसमें पकोड़े तलें, लेकिन बुनियादी तौर पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ पानी का जो मसला है ये बड़ा संगीन है, इसके बारे में कौन सी पार्टी कोई काम करने के लिए तैयार है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। हम इसी मुतालिक बात कर रहे हैं कि जनाब आने वाले इलेक्शन के अंदर जो सियासी जमातें कम्पीट कर रही हैं कि जनाब वाला वो वफाक के अंदर अपनी हुकूमत बनाएंगी, अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई इकनॉमिक प्लान या एजेंडा अभी तक मौजूद नहीं है कॉम्प्रीहेंसिव। हवाई बातें बहुत सारी हैं, मीठी गोलियाँ बहुत सारी हैं, लॉलीपॉप बहुत सारे हैं, आवाम को वो देना चाह रहे हैं। ताजिर सनतकारों के पास भी आएंगे तो वही मीठी बातें करेंगे, इनका दिल खुश हो जाएगा, हर बात पे हाँ करके चले जाएंगे। इलेक्शन के बाद फिर कब मिलें, कहाँ मिलें, कुछ पता नहीं। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर FPCCI। ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने अहम मौजू की जानिब जनाब हमारी तवज्जो मबजूल कराई कि जनाब पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम जो है वो पानी का भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ुबैर तुफ़ैल साहब हमारे यहाँ इस बारे में कोई कीनस नहीं है। आप देखिएगा इसमें ये तूफ़ान थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, फिर उसके बाद ये गायब हो जाएगा, कहीं ना कहीं लोग भूल भाल जाएंगे और अगले 5 साल भी मुझे ऐसे ही लगता है कि पैसे तो है नहीं, डैम कहाँ से बनाएंगे। आप इस बारे में कोई राय दें। पानी के मामले में नहीं भूलेंगे, पानी की रोज जरूरत होती है। कराची जैसा शहर है, पाकिस्तान की 10% से ज्यादा आबादी कराची में रहती है, 2.5 करोड़ का शहर है, और यहाँ पर जो पानी की सूरत हाल है बहुत गंभीर है। सब लोग टैंकरों से पानी ले रहे हैं और किसी को पाइप से पानी नहीं आ रहा। इसका एक ही हल है, कराची देखें, कराची का पानी का मसला तो 1 से 2 साल के अंदर टोटली हल हो सकता है, और वो है डिसैलिनेशन प्लांट। जिस तरह आप देखते हैं कि UAE में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, सब जगह से वो समंदर के पानी को लेके मीठा करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास भी जो है यही सूरत हाल है। कम से कम आप कराची की जो मामलात हैं पानी के, वो हल कर सकते हैं। कराची के पास समंदर है और ये हल हो जाएगा। अगेन 10 साल पहले ये प्लान्स इन एक्शन किए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हो सका। I do not know of a desalination plant that is working here in Karachi or any other coastal area which is doing massive desalination. आपके जहन में तो मुझे बता दें, 10 साल पहले भी मैंने सुना था कि मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर डिसैलिनेशन प्लांट्स लगे हुए हैं और वो उससे पानी हासिल कर रहे हैं। उसमें आपके अबू धाबी है, दुबई है, अपना कुवैत है, कतर है और सऊदी अरेबिया है। ये तमाम ममालिक अपना समंदरी पानी को साफ करके इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची का मसला भी डिसैलिनेशन प्लांट से बिल्कुल हल हो सकता है, और इस मामले में कराची के जो अवाम है, ये ताजिर हैं, वो इस मामले में किसी सियासी पार्टी से धोखा नहीं खाएंगे। वो सीधी सीधी बात करेंगे कि जनाब आप हमारा ये मसला हल करें, और ये इसमें कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है। डिसैलिनेशन प्लांट के अंदर पूरे शहर में पानी दिया जा सकता है और उसकी थोड़ी सी कीमत बढ़ानी पड़ेगी। तमाम शहर में लोगों को पानी मिलेगा, लोगों के मसाइल हल होंगे। और ये सर अभी हम लोग 3.5 रुपए से लेकर 7 रुपीज तक दे रहे हैं पर गैलन। जी, पर गैलन अनप्यूरिफाइड वाटर के लिए 3.5 रुपए से लेकर 7 रुपए पर गैलन लोग दे रहे हैं, इससे भी ज्यादा दे रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि हम तो राजी हैं, आप कितना महंगा करना चाहते हैं, कर लें। नहीं, कितना महंगा करना चाहते हैं आप, कर लें भाई। महंगा नहीं होगा, और महंगा नहीं होगा। देखें जो आप कीमत बता रहे हैं 3.5 रुपए गैलन, मैं नहीं समझता हूँ कि इतना महंगा कोई नहीं पानी ले रहा। इतना अगर आप डिसैलिनेशन प्लांट लगाएंगे, डिसैलिनेशन प्लांट का पानी जो है उसकी कीमत इससे कहीं कम होगी। अब मसला ये आएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, ये 1 रुपए के अंदर अंदर होगा। देखिए अभी ग्वादर के ऊपर चाइनीज कंपनी ने डिसैलिनेशन प्लांट
एक छोटा लगाया, बड़ा भी लग रहा है, तो उनकी भी जो कॉस्ट जो छोटा सा बेच रहे हैं वो 80 पैसे या 90 पैसे गैलन के ऊपर उन्होंने ऑफर किया है। तो कराची में भी इसी तरह से ये मसला जो है बिल्कुल हल हो सकता है। और इसके अंदर अगर किसी सियासी पार्टी को मामला का नहीं पता तो हमसे राब्ता करें, हमारे पास तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं कि उसे किस तरह से करना है, क्या करना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं। और एक मैं आपसे अर्ज करूं, सिर्फ 2 साल के अंदर कराची का तमाम पानी की शॉर्टेज खत्म की जा सकती है अगर हुकूमत की विल हो तो, और नहीं हो तो फिर ठीक है, जैसे विल ही तो नहीं है हमारे इस तरह से। लेकिन अब सर देखिए, अब मैं रियलिस्टिक हो गया जुबैर तुफैल साहब। पहले मैं होता था आइडियलिस्टिक, मुझे आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना पसंद था। मैं असूल कवायद जवाबित की बात किया करता था। एक मुल्क जहां इतने बड़े बड़े जराइम और क्राइम हो रहे हों, लोगों ने आंखें बंद की हुई हों, लोग भूल भाल जाते हों, जहां जस्टिस फॉर ज़ैनब के लिए सब ने अपनी फेसबुक पे तस्वीरें बदल ली हों, फिर चंद माह बाद वो भूल भाल गए हों, उनको इंसाफ की कोई परवाह ना हो, हकीकत की कोई परवाह ना हो, वहां पे अनफॉर्चुनेटली मुझे रियलिस्टिक होना पड़ता है। आई डोंट वांट टू बी इन अ स्टेट ऑफ माइंड के जहां मैं आइडियलिस्ट हूं। अनफॉर्चुनेटली जो बातें आप कर रहे हैं, हमारी लीडरशिप में विलिंगनेस और पोटेंशियल मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आपको दिखाई दे रहा है? अच्छा, हम बताएं, हम भी जानना चाहेंगे। ये नहीं, देखिए, ये तो मैं आपसे ना उम्मीद ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रियलिस्टिक सिचुएशन गुज़िश्ता 4-5 दिनों से सियासतदानों का कैसा इस्तकबाल हो रहा है, आप टीवी पे नहीं देखते? देख रहा हूं सर। पत्थर भी पड़ रहे हैं, उनकी गाड़ियों के शीशे भी तोड़े जा रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या हो सकती है? अवाम की अवेयरनेस जो है उसका अंदाजा आप इन चीजों से लगा सकते हैं। अब पब्लिक, अवाम, बिजनेसमैन कोई भी जो है खाली वादों से जो है उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे। इस वक्त जो हुकूमत आएगी उस जो अगर मसाइल हल नहीं करेगी, और खसूसी तौर पे कराची के मसाइल हल नहीं करेगी, तो उनको हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। ये नहीं है कि 3 साल वो अपना इलेक्शन के बाद वादा कर लें और उसके बाद हुकूमत में आराम से बैठ सकेंगे। पब्लिक की अब जो पेशेंस है वो उसका लेवल काफ़ी हद तक जो है बहुत ही महदूद हो गया है। अगर कोई आदमी डिलीवर करेगा, कोई सियासी पार्टी डिलीवर करेगी तो हुकूमत में रहेगी, नहीं होगी तो वक्त से पहले इलेक्शन होंगे। ये जो 5 साल है ना, ये 3 साल में मुंतकिल हो जाएंगे। सर पता नहीं क्यों जुबैर तुफैल साहब, मुझे अभी भी लगता है कि आप फिर वो आइडियलिज्म की बातें कर रहे हैं। सर हमारे यहाँ कहाँ ये काम होते हैं? पिछले वाले अपने 5 साल पूरे कर गए, इन्होंने नाम बदलने की बातें कर दी कि अगर बिजली की लोड शेडिंग हुई तो नाम बदल देना। कौन सा कोई इन्होंने नाम बदल दिए या 5 साल से पहले इन्होंने छोड़ दिए? जी सर आजकल तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपके जहन में उम्मीद भी है और बहुत पुरुम्मीद भी हैं और मस्बत भी हैं। अच्छी बात है, आई एनकरेज इट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वो स्पार्क दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं आपको शायद वो स्पार्क दिखाई दे रहा हो। मैं आपकी बात को मैं अभी भी जो है ना ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ कि आप दबाव जारी रखें और बेहतरी आएगी। जब तक आप दबाव नहीं रखेंगे, कोई भी हुकूमत हो तो वो इन मामलात को हल नहीं करेगी। और इसमें देखिए कि दुनिया में और तमाम जितनी भी अक़वाम हैं उसमें मसाइल का हल जो है सिस्टम के अंदर रह के तलाश किया जाए तो जुबैर तुफैल साहब, दूसरी सूरत आप सारी दुनिया घूमते हैं। जुबैर तुफैल साहब, आप साबिक सदर रहे हैं पीसीसीआई के, आप सारी दुनिया घूमते हैं। आप ऐसे ममालिक में भी गए हैं जो हमारे बाद आज़ाद हुए, आज हमसे कहीं ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। जी हाँ। आप ऐसे ममालिक में भी गए होंगे जो कि बहुत गरीब थे, पसमानदा थे, वॉर रिडन थे, लेकिन आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सर लीडर वहाँ पर भी कोई ख़ास नहीं है, अवाम वहाँ पे भी ऐसी ही है। मैं देख आया हूँ सब जगह, और कोई IQ वगैरह किसी का हमसे ज़्यादा नहीं है। देयर इज सम प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की मईशत क्यों ठीक नहीं हो रही। आप भी इस पर गौर करें। आप सही कह रहे हैं, देखें आपकी बात सही है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें सिस्टम के तहत किसी ना किसी जरिए से मामलात को बेहतर तो करना है, और बेहतर हम ही करेंगे, कोई बाहर से आके नहीं करेगा। बड़ी अच्छी बात आपने की है कि हमें खुद ही ठीक करने पड़ेंगे, कोई बाहर से नहीं आएगा। अगर कोई बाहर से भेजने की, खैर ये इस बारे में एक लंबी बहस हो जाएगी कि बाहर से कोई नहीं आएगा, क्योंकि आपको याद होगा एक ज़माने में शौकत अजीज़ साहब भी आए थे बाहर से, उनकी बड़ी तारीफ़ें हुई कि जनाबे वाला उन्होंने बड़ा अच्छा चलाया निज़ाम को। आपका बहुत शुक्रिया जुबैर चोपर हमारे साथ शामिल हुए। आगे आने वाले दिनों के अंदर इस मौजू पर भी बहस करेंगे कि बाहर से आने वाला या अंदर वाला हमारा जो आदमी है वो बेहतर है या बाहर वाला बेहतर है। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।